हाय गाइस, हाउ यू ऑल बीन। मेरा नाम है वैभव एंड यू आर वाचिंग पीटी हैक। तो गाइस, इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा था कि रीडिंग ब्लैंक्स और रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स के क्या बेसिक्स होते हैं, कैसी हमें ग्रामर चाहिए, उसमें किस तरीके के वर्ड्स हमें कंफ्यूज कर सकते हैं। तो गाइज, अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी है तो डू वॉच दैट आउट, वो हम मेरे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, तो उसे देखिए। एंड देन हम इस पे आते हैं कि आज हमें क्या करना है। तो गाइज, आज हम वो टेक्निक्स जो हमने सीखी थी वो हम अप्लाई करके देखेंगे और हम एक स्टेप बाय स्टेप अप्रोच देखेंगे हर क्वेश्चन में किस तरीके से हमें अटेम्प्ट करना होगा। एंड हम मेक श्योर करेंगे कि हम जो हमारा स्टिपुलेटेड टाइम है विच इज़ अराउंड 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स, हम उससे पहले ही हर एक क्वेश्चन को फिनिश कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द अप्रोच फर्स्ट। तो गाइज, लाइक आई सेड, टाइम यू शुड टेक इज़ अराउंड 2 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। ये मैक्सिमम टाइम है, हमें कोशिश करनी है कि हम 2 मिनट के अंदर ही इस क्वेश्चन को फिनिश कर लें। तो स्टेप वन हमारा रहेगा कि स्किम दी होल पैसेज एंड डू नॉट स्किप एनी पार्ट ऑफ इट। तो गाइज, मैंने काफ़ी लोगों को देखा है कि अगर थर्ड लाइन में अगर हमारा ब्लैंक ख़त्म हो रहा होगा तो हम उसके बाद पढ़ना बंद कर देंगे। ऐसा कई लोग करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हमें ये करना है कि पूरे के पूरे पैसेज को स्किम करना है एंड किसी भी पार्ट को स्किप नहीं करना। फॉर इंस्टेंस, लेट्स से अगर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन है, तो अगर आप ध्यान देंगे तो एयर टेम्परेचर एंड के बाद हमारा लास्ट ब्लैंक आ रहा है। तो उसके बाद हमें ऐसा नहीं करना कि बस यहीं तक स्किम करना है, हमें एंटायर पैसेज को पढ़ना है, जिससे हमें कॉन्टेक्स्ट का एक अच्छा आइडिया मिल जाएगा। तो कहीं भी ब्लैंक ख़त्म हो उससे मतलब नहीं है, हमें सारा का सारा पैसेज एक बार पढ़ना ही पढ़ना है। ऑलराइट, तो स्टेप टू हमारा रहेगा कि इफ़ देयर इज़ अ ब्लैंक इन दी स्टार्टिंग, अगर पैसेज के ही स्टार्टिंग में कुछ ब्लैंक है या 2-3 वर्ड्स में ब्लैंक है, देन लीव इट एंड रीड द एंटायर पैसेज फर्स्ट। इसका रीज़न ये है कि हमें कॉन्टेक्स्ट का आइडिया नहीं होगा स्टार्टिंग में, तो काफ़ी चांसेस हैं कि हम गलत वर्ड को वहाँ पर फिट कर देंगे। सो इफ़ देयर इज़ अ ब्लैंक इन दी बिगिनिंग, तो हमें एंटायर पैसेज पहले पढ़ना है, उसी ब्लैंक को फिल करने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं करनी। ऑलराइट, तो स्टेप थ्री रहेगा कि इफ़ यू आर 100% श्योर देन ओनली ड्रैग द ऑप्शन इन द ब्लैंक बॉक्स। इफ़ नॉट श्योर लीव इट एंड रीविजिट इट लेटर। तो इसका एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम श्योर नहीं है, लेट्स से हम 80 to 90% श्योर हैं कि यही वाला जो वर्ड है वो इस ब्लैंक में आएगा, बट हम फुली श्योर नहीं हैं, तो अगर हम उस वर्ड को वहाँ पर लगा देंगे एंड बाय चांस अगर वो गलत हुआ, तो हमें जो नेक्स्ट जो उसका एक्चुअल प्लेस होगा उस वाले वर्ड का, वो हमें समझ नहीं आएगा एंड वहाँ पर हम कोई ना कोई वर्ड फिट कर देंगे। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं कहूँ कि बिकॉज इट्स के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फियर्स आएगा, तो अगर मैं फियर्स यहाँ पे लगा दूंगा, तो अगर फियर्स एक्चुअली में यहाँ पर आना होगा तो यहाँ पर मुझे फियर्स अवेलेबल नहीं दिखेगा, बिकॉज आई हैव ऑलरेडी ड्रैग्ड इट हीयर एंड वो अब अवेलेबल नहीं है मेरे ऑप्शंस में से। और जब मैं यहाँ पे एयर टेम्परेचर पे आऊँगा तो मैं सिर्फ यहाँ जो मेरे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं मैं उन्हीं को देखूँगा एंड उन्हीं में से किसी वर्ड को फिट करने की कोशिश करूँगा। तो उस फियर्स को गलत जगह लगाने की वजह से मेरा ये वाला ब्लैंक भी गलत हो जाएगा, तो मेरे एक की बजाय मेरे 2 वर्ड गलत हो जाएंगे अगर मैं 100% श्योर नहीं हूँ तो हमें बिल्कुल 100% श्योर रहना है, तभी हमें उस वाले ब्लैंक को उस वर्ड से फिल करना है। ऑलराइट, तो स्टेप फोर ये रहेगा कि इफ़ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द कॉन्टेक्स्ट, ट्राई फिलिंग इन द ब्लैंक बाय अ वर्ड बाय योरसेल्फ, देन सी द ऑप्शंस एंड चूज द बेस्ट मैचिंग वर्ड। सो लेट्स से कि अगर हम यहाँ पर आ रहे हैं, लेट्स से यहाँ पर, so you may ask very well this I think that there are several reasons. We were from the 1970s until the end of century distracted by the important global problem of stratospheric डैश डिप्लीशन। तो हमें इस डैश में क्या करना है कि खुद से एक वर्ड फिल करने की कोशिश करनी है। अगर हम फिल कर पाते हैं तो हमें देखना होगा कि यहाँ से जो अवेलेबल ऑप्शंस हैं उनमें से कौन सा बेस्ट मैच कर रहा है। हमें कंफर्म हो जाएगा कि जिस तरीके से हम उसे सोच रहे थे वैसा ही कुछ वर्ड उसमें आएगा, तो ये हमारा एक रीअश्योरेंस टाइप हो जाएगा। ऑलराइट, सो स्टेप 5 पे आते हैं लास्ट में। अगर हमें वी हैव टू जस्ट रीविजिट ईच ब्लैंक एट द लास्ट टू मेक श्योर ईच वर्ड फिट्स परफेक्टली वेयर इट इज़ प्लेस्ड। तो जब हमारा क्वेश्चन हो जाएगा, हमारे पास कुछ 10-20 सेकेंड्स बचेंगे, तो एक बार से हमें उसे फटाफट से दोबारा स्किम करना है। इससे ये होगा कि अगर हमें कहीं डाउट होगा तो हम उसको रीविजिट कर सकते हैं एंड अगर इफ़ वी फाइंड एवरीथिंग परफेक्टली प्लेस्ड देन वी कैन गो ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
ओके गाइस, तो हमने अब सब चीज़ें देख ली हैं, किस तरीके से हम अप्रोच करेंगे वो भी हमने देख लिया है। सो प्लीज़ स्टार्ट योर स्टॉप वॉचेस। हम 2 मिनट्स और 30 सेकेंड्स मैक्सिमम लेंगे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में, तो आप मेरे साथ साथ करिएगा। सो लेट्स स्टार्ट। तो जेंटल और डैश, विंड ऑलवेज स्टार्ट्स इन द सेम वे एज सुन एज द सन मूव्स स्काई। तो जेंटल और डैश मतलब ये बोलना बेसिकली चाह रहा है जेंटल और नॉट जेंटल, विंड ऑलवेज स्टार्ट्स इन द सेम वे, कि भाई जेंटल भी हो या ना भी जेंटल हो तो विंड तो हमेशा ऐसे ही स्टार्ट होती है, राइट। तो नॉट जेंटल का यहाँ पे कुछ वर्ड हम बाद में सोचेंगे, ऑलराइट। Then, as the sun moves through the sky, it heats up some part of the sea and land more than the others. The air above these dash spots are warmed. तो अगर वो उसे हीट करेगा तो द हॉट स्पॉट्स होंगे, कुछ लाइटर स्पॉट्स होंगे, ऐसा कुछ होगा। इट बिकम्स लाइटर दैन द सराउंडिंग एयर एंड बिगिंस टू राइज। एल्सवेयर कूल एयर सिंक्स। तो यहाँ पे वो कह रहा है कूल, तो वो कह रहा है और जगह कूल एयर है, तो यहाँ पे कुछ हॉट से ही मतलब होगा, ऑलराइट। Then, because it's dash, winds blow because air squeezed out by sinking, cold air is sucked in under rising warm air. Winds will blow wherever there is a dash in air temperature and dash ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर। ओके, तो यहाँ प्रेशर की कुछ बात हो रही है, तो यहाँ पे भी कुछ प्रेशर का आ सकता है वर्ड, ओके। देन सम विंड्स ब्लो इन वन प्लेस एंड हैव अ लोकल नेम, नॉर्थ अमेरिका चिनूक एंड फ्रांस मिस्ट्रल, others are part of a huge circulation pattern that sends winds over the entire globe, ओके। तो यहीं हीट की बात हो रही है, देन एयर की बात हो रही है, देन हम बोल रहे हैं कि एयर टेम्परेचर एंड डैश में कुछ चेंज आएगा। तो यहाँ पे मुझे एक चीज़ देखनी है कि जेंटल और नॉन जेंटल में मेरे पास आएगा वर्ड हैवियर, तो नहीं आ सकता, जेंटल का ऑपोजिट नहीं है। फियर्स जेंटल का ऑपोजिट हो सकता है, आगे देखते हैं। डिफरेंस हॉट कोल्ड सटल नहीं होगा। जेंटल बेसिकली मीन्स सटल, तो यहाँ पर जेंटल सटल बिल्कुल साथ साथ सिनोनिम्स हैं, तो नहीं आएगा। जेंटल और लाइटर भी नहीं होगा। चेंज और स्पीड तो हो ही नहीं सकता, तो यहाँ पे सिर्फ एक बचा वर्ड फियर्स। तो फियर्स का मतलब होता है काइंड ऑफ डेंजरस। तो जेंटल होगी, मतलब इसका बेसिक मतलब ये है कि विंड अगर आराम से चलेगी या फिर एक बहुत डेंजरस वे में चलेगी, लेकिन जो विंड इट ऑलवेज स्टार्ट्स इन द सेम वे, तो मैं यहाँ पे डाल दूंगा फियर्स। So let me just quickly write it down. Alright, so winds always start in the same way. As the sun moves through the sky, it heats up some parts of the sea and land more than the others. The air above these, अब अगर वो हीट करेगा तो वो ऑब्वियसली जो स्पॉट होंगे वो हॉट हो जाएंगे। स्पॉट हैवियर नहीं हो सकते, प्रेशर नहीं आ सकता, डिफरेंस स्पॉट्स नहीं होता, हॉट कोल्ड सटल लाइटर, लाइटर स्पॉट्स हो सकता है क्या? द एयर अबव दीज डैश स्पॉट्स इज़ वार्म्ड। तो लाइटर स्पॉट्स भी नहीं हो सकता बिकॉज इट डजेंट मेक अ परफेक्ट सेंस। तो यहाँ पर हमारा बचा हॉट, तो हॉट को हम यहाँ पर लिख लेंगे, ओके। देन इट बिगिंस टू एल्सवेयर, बाकी जगह जो कूल एयर होती है वो नीचे बैठ जाती है बिकॉज इट्स नीचे अगर जा रही है तो वो ऑफकोर्स हैवियर ही होगी, तो यहाँ पर हैवियर हम लिख देंगे, ओके। देन winds blow because air dished out by the sinking. Winds will blow wherever there is a dash in change air temperature and dash। तो जब भी कुछ चेंज होगा एयर टेम्परेचर में एंड डैश में, तो चेंज एक यहाँ पे वर्ड आ सकता है। देन स्पीड नहीं आ सकता, लाइटर नहीं आ सकता, हॉट कोल्ड तो नहीं आएगा। डिफरेंस भी आ सकता है। सो डिफरेंस इज़ अ बेटर वर्ड हियर कि विंड्स तब ब्लो करेंगी वेन एवर देयर इज़ अ डिफरेंस इन एयर टेम्परेचर। तो यहाँ पर मैं डिफरेंस को लिख दूंगा, ओके। तो एक बार फिर से पढ़ते हैं। विंड्स विल ब्लो वेन एवर देयर इज़ अ डिफरेंस इन एयर टेम्परेचर एंड डैश। तो यहाँ पे कुछ हेवियर की बात हो रही थी और लाइटर की बात हो रही थी, तो मतलब प्रेशर की बात हो रही है। तो अगर यहाँ पे मैं प्रेशर डालूँ वर्ड, तो एंड प्रेशर, ओके। अब देखते हैं कि परफेक्ट सेंस बन रहा है या नहीं। तो विंड्स तब ब्लो करेंगी जब देर इज़ अ डिफरेंस इन एयर टेम्परेचर एंड प्रेशर, ऑलवेज फ्लोइंग फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर, ओके। देन दिस मेक्स परफेक्ट सेंस नाउ। एक बार हम फिर से रिविजिट कर लेते हैं फटाफट से। तो जेंटल और फियर्स विंड्स ऑलवेज स्टार्ट इन द सेम वे एज द सन मूव्स थ्रू द स्काई, इट हिट्स some part of the sea and land more than the others. There above these hot spots is warmed, ठीक है, becomes lighter than the surrounding air। उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं। विंड्स विल ब्लो वेन एवर देर इज़ अ डिफरेंस इन एयर टेम्परेचर। तो जब भी डिफरेंस होगा एयर टेम्परेचर में और प्रेशर में, तो विंड स्टार्ट होने लग जाएंगी एंड दे ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हाई टू लो प्रेशर।
ओके गाइस, तो दिस इज़ हाउ वी हैड टू अप्रोच दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके गाइस, तो सेकंड क्वेश्चन एक बार रीड करते हैं। यू मे वेल आस्क व्हाई साइंस डिड नॉट वार्न अस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सूनर। ग्लोबल वार्मिंग की बात से शुरू हो रही है कि साइंस ने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में पहले क्यों नहीं बताया। आई थिंक दैट देयर आर सेवरल रीजंस. We were from 1970s until the end of century distracted by important global problem of stratospheric dash depletion. इनमें से मुझे लग रहा है ओजोन ही आएगा, क्योंकि बिकॉज दैट्स द ओनली थिंग विच इज़ डिप्लीशन वाला चीज़ इसमें अप्रोप्रिएट बैठेगी. सो उसके अलावा देख लेते हैं इसमें कुछ और रहेगा. ना, तो रिस्पॉन्सिव अनरिकग्नाइज का डिप्लीशन से कोई मतलब नहीं है. सो द ओनली थिंग विच फिट्स इन इज़ ओजोन. ओके, विच वी न्यू वॉज मैनेजेबल. तो ओजोन लेयर की डिप्लीशन हो रही थी बट इट वॉज मैनेजेबल. राइट, सो वी थ्रू ऑल आवर एफर्ट्स इन टू इट एंड सक्सीडेड बट हैड लिटिल टाइम टू स्पेंड ऑन क्लाइमेट चेंज. तो हमने क्लाइमेट चेंज के बारे में नहीं देखा. सो क्लाइमेट चेंज वॉज ऑल्सो नेग्लेक्टेड बिकॉज 20th century science failed to dash the true nature of earth. Dash the true nature of earth. So अभी मुझे यहाँ पे श्योर नहीं है कि कौन सा वर्ड आएगा. सो आई एम गोइंग टू लीव इट एंड बाकी का पैसेज पढ़ते हैं. द ट्रू नेचर ऑफ अर्थ एज अ डैश सेल्फ रेगुलेटिंग एंटिटी. सो अर्थ एज अ इनहेबिटेबल का मतलब होता है कि जिसमें कोई रह नहीं सकते. तो अर्थ इज़ नॉट इनहेबिटेबल. यहाँ पर हमारा हैबिटेबल वर्ड आ सकता है बट मैं अभी वही 100% श्योर नहीं हूँ, तो मैं अभी उसको लीव कर दूंगा एंड आई विल जस्ट कैरी ऑन. तो बायोलॉजिस्ट्स वर सो कैरिड अवे बाय डार्विन्स ग्रेट विजन दैट दे फेल्ड टू सी दैट लिविंग थिंग्स वर टाइटली कपल्ड टू देयर मटेरियल इन्वायरमेंट. तो जो लिविंग थिंग्स थी वो अपने मटेरियल इन्वायरमेंट के साथ जुड़ी हुई थी. एंड दैट एवोल्यूशन कंसर्न्स द होल अर्थ सिस्टम विद लिविंग ऑर्गेनिजम्स एज एन डैश पार्ट ऑफ इट. तो गाइज ध्यान दीजिए, अब यहाँ पे एन आ रहा है. एन का मतलब है कि जो नेक्स्ट इसका वर्ड होगा, जो उसका फर्स्ट लेटर होगा, वो हमारा वॉवल होगा. तो यहाँ पे हमारा इनहेबिटेबल आ सकता है बट एज एन इनहेबिटेबल पार्ट ऑफ इट नहीं होगा. इंटीग्रल आ सकता है एंड अनरिकग्नाइज आ सकता है. अनरिकग्नाइज पार्ट ऑफ इट का कोई सेंस नहीं बन रहा, तो यहाँ पे हमारा इंटीग्रल ही आएगा. ओके, तो यहाँ पर वॉवल और कॉन्सोनेंट वाले ने हमारी हेल्प कर दी. देन अर्थ इज़ नॉट द गोल्डीलॉक्स प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम सिटिंग एट द राइट प्लेस. अभी अर्थ राइट प्लेस पे नहीं है. इट वॉज इन दिस फेवरेबल स्टेट सम 2 billion ईयर्स अगो. 2 billion ईयर्स पहले वो इस फेवरेबल स्टेट में था. बट now our planet has to work hard against ever increasing heat from the sun to keep itself dash. तो कि अगर हम उससे फाइट कर रहे हैं तो हम उसको बचाने के लिए ही कर रहे होंगे. राइट, तो यहाँ पर आएगा हैबिटेबल बिकॉज अगर वो एक्सट्रीम हीट को फाइट कर रहा है तो वो अपने आप को हैबिटेबल रखने के लिए या फिर अपने आप को इस लिए ही बचा रहा होगा ताकि उस पर और लिविंग ऑर्गेनिजम्स जीवित रह पाएँ. तो हैबिटेबल यहाँ पर परफेक्ट एक सेंस बना रहा है. तो गाइस ध्यान दीजिए, मैंने यहाँ पर हैबिटेबल इसीलिए लिखा क्योंकि मैं 100% श्योर नहीं था. अगर मैंने यहाँ पर हैबिटेबल लिख दिया होता तो यहाँ से हैबिटेबल गायब हो जाता एंड मैं इसमें कोई ना कोई वर्ड फिट कर ही देता. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट इफ़ वी आर 100% श्योर तभी हमें यहाँ पर वर्ड को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है. Alright, so we have chosen the worst of times to add to its difficulties. तो अर्थ की डिफ़िकल्टी के बारे में कुछ बात हो रही है कंक्लूड. Alright, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि क्या हो सकता है एज अ डैश सेल्फ रेगुलेटिंग एंटिटी. तो यहाँ पर कुछ वर्ड्स तो एलिमिनेट हो ही गए, तो हमारे पास बचा इनहेबिटेबल जो कि नहीं आ सकता. देन रिकग्नाइज भी नहीं आ सकता. देन यहाँ पर आएगा ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिव. तो एज अ रिस्पॉन्सिव सेल्फ रेगुलेटिंग एंटिटी. तो अर्थ इज़ अ रिस्पॉन्सिव self-regulating entity. Okay, then climate change was also neglected because 20th century science failed to dash. तो अब यहाँ पर सिर्फ बचा है जो आ सकता है वो है responsive. तो यहाँ पर हम लिख देंगे responsive. तो एक बार फटाफट से हम देख लेते हैं कि सारे हमने जो लिखे थे वो सही है नहीं. यू मे आस्क वेरी वेल द सेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग सूनर. आई थिंक देयर आर सेवरल रीजंस. वी वर फ्रॉम द 1970s जहाँ पे ये प्रॉब्लम थी स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन डिप्लीशन की, जो कि ठीक था. हमने सारे एफर्ट्स अपने उस तरफ लगा दिए बट हैड लिटिल टाइम टू स्पेंड ऑन क्लाइमेट चेंज. क्लाइमेट चेंज की तरफ देखा ही नहीं. क्लाइमेट चेंज रिस्पॉन्स वॉज ऑल्सो नेगलेक्टेड बिकॉज 20th century साइंस
फेल्ड टू, सॉरी, यहाँ पर रिस्पॉन्सिव से बेटर मुझे लग रहा है रिकॉग्नाइज आएगा, क्योंकि रिस्पॉन्सिव यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बना रहा. नाउ विल रिप्लेस दिस वर्ड विद रिकॉग्नाइज. Okay, because it failed to recognize the true nature of Earth as a responsive, self-regulating entity. Great. Now it makes perfect sense. तो guys, आपने देखा कि यहाँ पर काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अपने आप को, मतलब हर क्वेश्चन को रीविजिट करना, सारे ब्लैंक्स एक बार फिर से देख लेना, कहीं ऐसा ना हो जाए कि मैंने कोई इम्पॉर्टेंट वर्ड छोड़ दिया हो एंड वहाँ पर वो ना आए. ऑलराइट, तो बायोलॉजिस्ट इसलिए दे वर कैरिड अवे, living and that evolution concerns the whole earth system with living organisms as an integral part of it. Great. तो अब हमारे सारे के सारे बिल्कुल सही बैठ रहे हैं. तो guys, this was how you had to do it. Now let's move on to the next question. Journalists and their media dash exist to publish stories. Their constitution dash press freedom, give press freedom हुआ शायद, but the government has been battling court cases to try to suppress such freedom. मतलब उस freedom को दबाने की शायद इससे मतलब होगा. Especially on matters that touch on national security. तो national security के जो matters हैं उनमें उस freedom को दबाने की कोशिश करी जाती है. फ्रीडम टू से या फ्रीडम टू बताना से रिलेटेड कुछ वर्ड होगा यहाँ पे. इज़ नॉट द सेम एज पीपल्स राइट टू नो, विच यूजुअली कॉम्प्लिकेट्स द एस्पेक्ट ऑफ जर्नलिस्ट्स राइट टू पब्लिश स्टोरीज ऑन डैश कंसर्निंग नेशनल सिक्योरिटी. ओके, तो यहाँ पर जर्नलिस्ट और उनकी जो मीडिया है उनकी फ्रीडम की बात हो रही है कि वहाँ पे कुछ पब्लिश करने की उन्हें फ्रीडम है या नहीं. राइट, तो जर्नलिस्ट एंड देयर मीडिया, अगर मीडिया डैश, मीडिया गिव नहीं होगा, मीडिया मैटर्स नहीं होगा, मीडिया का ऑफ कोर्स आउटलेट्स ही होगा, क्योंकि वही वर्ड फिट बैठ रहा है, तो हम मीडिया के बाद आउटलेट्स लगा देंगे बिकॉज वी आर नाउ 100% श्योर. तो मीडिया के जो आउटलेट्स होंगे वो इसीलिए एग्जिस्ट करते हैं ताकि वो स्टोरीज पब्लिश कर पाएँ. देन कॉन्स्टिट्यूशन डैश प्रेस फ्रीडम, तो कॉन्स्टिट्यूशन गिव और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्स. सो कॉन्स्टिट्यूशन गिव नहीं होगा, एक तो गिव्स होगा, तो ये वाला वर्ड तो नहीं आ सकता. सो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्स, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफर्स यहाँ पर आएगा. सो लेट मी जस्ट क्विकली राइट इट डाउन. ओके, then constitution offers press freedom, but the government has been battling court cases to try to dash such freedom. Hide such freedom नहीं हो सकता because freedom cannot be hidden. तो कर्टेल यहाँ पे होगा. कर्टेल का मतलब होता है किसी चीज़ को छोटा करना, तो उस फ्रीडम को सप्रेस करने की या कर्टेल करने की कोशिश करी जाती है गवर्नमेंट से. सो वी विल जस्ट राइट इट हियर, ट्राई टू कर्टेल सच फ्रीडम, स्पेशली जो मैटर्स हैं वो नेशनल सिक्योरिटी के होते हैं. तो फ्रीडम टू डैश इज़ नॉट द सेम एज पीपल्स राइट टू नो. तो फ्रीडम टू गिव नहीं हो सकता, फ्रीडम टू हाइड भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर उसको सामने लाने की बात हो रही है, नॉट टू हाइड. तो यहाँ पर ऑफ कोर्स एक बचा वर्ड पब्लिश, तो हम पब्लिश को यहाँ पर लिख देंगे. सो फ्रीडम टू पब्लिश इज़ नॉट द सेम एज पीपल्स राइट टू नो. ओके, तो अगर पब्लिश हो जाएगा तो वो पीपल्स राइट टू नो हो जाएगा, तो यहाँ पर पब्लिश सही बैठेगा. Usually complicates the aspect of journalist right to publish stories on. अब यहाँ पे give नहीं होगा, sharp नहीं होगा, तो matters ही यहाँ पर बचा, तो यहाँ पर होगा matters. ओके गाइस, तो आपने देखा कि हमने किस तरीके से फटाफट से सॉल्व कर लिया इस क्वेश्चन को. तो हमें ऐसे ही एग्ज़ाम में करना होगा. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. So, civics and citizenship education builds students' knowledge and understanding of the ways in which citizens can actively um, participate. हाँ, सो पार्टिसिपेट मैच कर गया हमारा वर्ड. मुझे भी यही लग रहा था कि पार्टिसिपेट आएगा एग्जैक्टली. सो मैंने वही वाली टेक्निक यूज़ करी कि मैं सीधा सीधा पढ़ता गया और एक वर्ड अपने आप से फिल करने की कोशिश की. देन यहाँ पे देखा कि अगर वो वर्ड एग्जैक्ट है या फिर उससे काफ़ी मिलता जुलता वर्ड है तो वो काफ़ी चांसेस हैं कि वही वाला वर्ड आएगा. सो वी विल पुट इट हियर इन ऑस्ट्रेलियाज डाइवर्स. तो बेसिकली ये कह रहा है कि सिविक्स एंड सिटीजनशिप एजुकेशन होनी चाहिए, जिससे कि जो सिटीजन्स होंगे वो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया की डाइवर्स एंड इंक्लूसिव सोसाइटी में. Students learn about the civic institution and the dash through which decisions are made. They learn about the civic institutions and
कम्युनिटी थ्रू विच डिसीजंस आर मेड। तो कम्युनिटी हो सकता है बट आई एम नॉट श्योर कि बाकी होगा, लेट्स सी। आगे देखते हैं पहले। आर मेड फॉर द कॉमन गुड ऑफ द डैश कॉमन गुड ऑफ द, तो कॉमन गुड ऑफ द कम्युनिटी इज़ साउंडिंग वे बेटर। तो यहाँ पे और कोई वर्ड नहीं आएगा, तो कम्युनिटी विल कम हियर। तो फिर से ध्यान दीजिए कि मैंने कम्युनिटी को यहाँ पर नहीं रखा बिकॉज आई वॉज अनश्योर। अगर मैं यहाँ पे रख देता तो मुझे यहाँ पे कोई और वर्ड मैं लगा ही देता है, एक की जगह मेरे दो गलत हो जाते। सो वी हैव टू बी वेरी सर्टेन कि यही आएगा, तभी मुझे यहाँ लगाना है। एंड दे ऑल्सो डेवलप द प्रोसेसेस नहीं हो सकता, डेवलप द पासिंग, डेवलप द स्किल्स हो सकता है। सो हम यहाँ पर लिख देंगे डेवलप द स्किल्स and understandings that relate to the organization of a harmonious democratic society. Okay, अब यहाँ हम देखते हैं हमारे पास कौन कौन से बचे हैं। एंड दी डैश थ्रू विच, सप्लाई थ्रू विच तो नहीं होगा, स्किल्स हमने ऑलरेडी लिख दिया, सो पासिंग भी नहीं होगा, तो यहाँ बचा प्रोसेसेस। तो अब एक बार पढ़ते हैं। एंड दी प्रोसेसेस थ्रू विच डिसीजंस आर मेड। ओके, तो जो डिसीजन मेकिंग का एक प्रोसेस होता है तभी यहाँ पर आएगा प्रोसेसेस। सो दिस कंक्लूड्स दिस वीडियो गाइज। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये वाली टेक्निक बेटर है जिसमें मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आपको समझाता हूँ, या फिर वो वाइट बोर्ड वाली प्रीवियस वीडियोस वाली टेक्निक बेटर है। तो गाइज़ मैंने आपको हाउ टू अटेम्प्ट बता दिया इस क्वेश्चन को। अब प्रैक्टिस तो आप ही को करनी है, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप 15 to 20 ब्लैंक्स या रीडिंग ब्लैंक्स और रीडिंग एंड राइटिंग ब्लैंक्स को मिला के 15 या 20 आप रोज़ प्रैक्टिस करिए, तभी आपकी एक्यूरेसी इसमें इम्प्रूव होगी। So guys, until next time, hasta la vista.